अमेरिका के पास अपना कुछ नहीं है, सिर्फ डॉलर को हथियार बना के एक वीपन है डॉलर, और उसके जरिए सारी दुनिया को लूटा जा रहा है। यानी आप अपनी प्रेस में एक डॉलर के नाम का एक नोट छाप दें कागज के टुकड़े पे, और भारत को 80 रुपए का 85 रुपए का बेच दीजिए आप उसको। ये आपने कागज का टुकड़ा 85 रुपए का बेच रहे हैं। ये एक बड़ा मसला है। गोल्ड को आपने बहैसियत बेसिक जो बार्टर सिस्टम में करेंसी है उसको आप नजरअंदाज कर रहे हैं। अब गोल्ड की हैसियत नहीं रही करेंसी में, सिर्फ अमेरिका की वजह से। तो अमेरिका सिर्फ डॉलर की वजह से जिंदा है, और बाकी तो छीन झपट है। गुंडागर्दी के जरिए माल छीनना है, लोगों का माल चुका है। इजराइल भी अगर आज इतना खड़ा हुआ बोलता है और दिखाई देता है, तो ऐसा नहीं है कि बड़ी लंबी चौड़ी टेक्नोलॉजी उनके पास है या बड़े नाकाबिले तस्दीक किस्म के लोग हैं। उनके एग्रीकल्चर सेक्टर को बहुत कहा जाता है, बगैर पानी के वो घास उगा लेते हैं और वो खेती कर लेते हैं। ईरान में जाके देखिए, ईरान में सारे सूखे पहाड़ हैं, बेयर हिल्स है, ऊपर से देखिए घास का एक तिनका उगता हुआ दिखाई नहीं देता, क्यों? उसी पानी के बगैर उन्होंने भी तो खेती कर रखी है। तो आप इजराइल को काहे को खाली उसकी टेक्नोलॉजी को एप्रिशिएट किए जा रहे हैं? तो जिस दिन डीडॉलराइजेशन कंप्लीट हो जाएगा, अमेरिका गिर जाएगा। लेकिन ईरान का बिजली का सेक्टर इतना एडवांस है कि पूरे इराक को बिजली सप्लाई करता है। और वो पेमेंट नहीं कर पा रहे उस बिजली का, इराक के लोग। ये मुफ्त में बिजली सप्लाई किए जा रहे हैं इराक को, और इराक पेमेंट नहीं कर पा रहा। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। हमारे मीडिया स्टार वर्ल्ड के देखने वाले अक्सर लोगों को कुछ लोग अप्रिशिएट करते हैं, कुछ लोग शिकायत करते हैं कि ईरान से खबरें जो आती हैं उसको हम काफ़ी अहमियत से देते हैं। देखिए, ये बात शिकायत करने वालों की भी सही हो सकती है और पसंद करने वालों की भी सही हो सकती है। लेकिन मैं चूंकि ईरान के इनकलाब को 1979 से अब तक फॉलो करता चला आ रहा हूं, उसमें एक बुनियादी बात यह है कि वो जालिम के खिलाफ अमेरिका को शैतान बुजुर्ग यानी बड़ा शैतान, और इजराइल को इस इलाके के लिए नासूर कहने वाला मुल्क है। उस मुल्क को समझने के लिए ये जो दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर जो बदलता हुआ नजर आ रहा है, उसमें 1979 के बाद में जो हालात बदले हैं इस पूरे इलाके के, और अमेरिका को अब जरा दूर खड़े होकर के देखना पड़ रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अगर उसका ड्रोन गिरता है तो वो जवाबी कार्रवाई नहीं करता। तो ये वजह है कि मैं उस नजरिए को, उस सियासी तब्दीली के की शुरुआत को, मैं उसको मुसलसल फॉलो कर रहा हूं, और लोगों को यह बताने की एक कोशिश है कि ऑल्टरनेट दुनिया भी कुछ और है। जो बीबीसी और सीएनएन अमेरिका और ब्रिटेन दुनिया को दिखाना चाहता है, उसके अलावा भी दुनिया है। आज मैं आपकी मुलाकात करा रहा हूं तस्लीम रहमानी साहब से, जो मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट हैं। वो अभी हाल ही में ईरान होकर के आए हैं। बहुत से लोगों से मुलाकातें हुई हैं। भारत से जर्नलिस्ट का एक डेलीगेशन तेहरान के दौरे पर था, ईरान गया, मशहद भी ये लोग गए। तो मैं ये अब समझना चाह रहा हूं कि इस वक्त ईरान को किस तरह से देख रहे हैं तस्लीम रहमानी साहब, दुनिया की सियासत में, और खास तौर पर इस खित्ते की, मिडिल ईस्ट की सियासत में ईरान को कहां पा रहे हैं तस्लीम रहमानी साहब? यकीनन आपने जो शुरू में अर्ज किया कि लोग ईरान के तरफदारी से भी खुश नहीं होते और ईरान की मुखालफत से भी खुश नहीं होते, दोनों तबकात मौजूद हैं। लेकिन जहाँ तक ज़ाती तौर पर मेरा ताल्लुक है, 1980 में मैं बहुत छोटा सा था, 11वीं क्लास में पढ़ता था, 79 में, और उस वक्त से हम लोग ईरानी इनकलाब के हामी हैं। अच्छा, मैं तो शिया नहीं हूँ, आमतौर पर लोग जानते ही हैं, मैं तो सुन्नी हूँ, इसलिए वो इनकलाब अगर शियों का इनकलाब था, तो भी मैं उसका हामी था, वो सुन्नियों का होता तो भी मैं हामी होता। उसकी वजह ये है कि ईरान का इनकलाब उसूली बुनियादों पे बपा हुआ।
वो रिजीम चेंज नहीं था, जैसे ईरान की अक्सर लीडरशिप ने बारहा कहा कि ये एक रिजीम चेंज नहीं है, एक हुकूमत का तख्ता पलट नहीं है, बल्कि एक उसूल का तख्ता पलट है। ये बात कही जाती रही। अच्छा, आप उसको इवैल्यूएट करने के लिए पिछली निस सदी, तकरीबन निस सदी हो गई, ईरान में इनकलाब आए, 45 साल गुजर गए। उसमें आप जंग को देखें, 8 साल जब जंग हुई और उस वक़्त का ईरान अगर किसी ने देखा हो, उसके मुकाबले में आज का ईरान अगर कोई देखे, तो उसकी आँखें हैरत से फटी रह जाएँगी। बहुत से मुल्कों पे सैंक्शन लगे हैं इस दौरान। ईरान पे भी सैंक्शन लगे हैं और 45 साल यानी जंग खत्म होते ही फिर सैंक्शन लग गए। और सैंक्शन किसने लगाए? सैंक्शन यूनाइटेड नेशंस ने नहीं लगाए। अगर यूनाइटेड नेशंस के सैंक्शन होते तो कुछ समझ में आती बात कि कोई बड़ी गलती की गई होगी कि उस मुल्क की जानिब से जो पूरी दुनिया की जो सबसे बड़ी काउंसिल है यूनाइटेड नेशन, वो पाबंदी लगा रहा है। उसने नहीं लगाए। यूनाइटेड स्टेट्स ने लगाए, अमेरिका ने लगाए सैंक्शन। और इसलिए ये कहा जाता है कि ये गैर कानूनी सैंक्शंस हैं। अब जो ममालिक अमेरिका के ज़ेर असर रहते हैं या उनसे ताल्लुकात बहुत गहरे हैं, वो ममालिक उन सैंक्शंस को फॉलो कर रहे हैं। जो नहीं हैं, वो फॉलो नहीं कर रहे हैं। अब वो ज़ाहिर है बहुत थोड़े से और बहुत छोटे से मुल्क हैं। आज के ईरान में जब आप जाके देखते हैं, मैंने दिल्ली में अभी इमाम खुमैनी साहब की बरसी के मौके पर कहा था कि आपने 45 साल सैंक्शन लगाकर अपने आप को नाकाम साबित कर दिया अमेरिका ने ईरान के मुकाबले पे। क्योंकि यूरोप की किसी भी मोस्ट डेवलप्ड नेशन से कम ईरान नहीं है। मैंने तो 2 शहर घूमे, ईरान भी और मशहद, तेहरान भी और मशहद भी। जित तेजी के साथ इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ हुआ है, उसकी कोई दूसरी मिसाल इस दुनिया में मिलेगी नहीं। और मैं मुबालगे से काम नहीं ले रहा, ईरान जाके देख लीजिए, आप तेहरान की सड़कों पे घूम के देख लीजिए। बेहतरीन सड़कें हैं, बेहतरीन इमारतें हैं। 20-20, 25-25 मंजिल की इमारतें आम तौर पे तेहरान की सड़कों पे देखी जा सकती हैं और नए जो डेवलप हो रहे हैं और नए इलाके, वहाँ जो मोहल्ले और कॉलोनियाँ डेवलप हो रही हैं, नई यूनिवर्सिटीज़ बन रही हैं, मुस्तकिल नई यूनिवर्सिटीज़ की बुनियाद है। टेक्नोलॉजी इतनी आगे है कि आज दुनिया ने देखा कि न सिर्फ ये कि ड्रोन्स ईरान के बनाए हुए ड्रोन दुनिया खरीद रही है। रूस में भी जा रहे हैं, रूस जैसे मुल्कों में और अज़रबैजान में भी गए, सब जगह गए। तो वो मुल्क जिस पे टेक्नोलॉजी पे बैन लगा हुआ हो, तो हमने तो वहाँ जाके जो लीडरशिप थी, उससे ये बात कही कि भई ये सैंक्शंस जो हैं आपके लिए तो गनीमत साबित हुए। आपके लिए को कोई नुकसान नहीं हुआ, इसलिए कि इन सैंक्शंस के बावजूद भी आपने अपने आप को अंदर से डेवलप करने की कोशिश की है। इंडिजिनस हर चीज़ तैयार की है। बाहर से अगर नहीं मिल रहा तो अंदर ही जो चीज़ें अवेलेबल है, उन्हीं को इकट्ठा करके सब बनाया। तो एजुकेशन में, हेल्थ में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, सब में। तो दूसरी एक बड़ी बात ये है कि डेवलपमेंट तो बहुत जगहों पर हुआ है। सारी दुनिया में कहीं न कहीं डेवलपमेंट की बात की जा सकती है। हमारे मुल्क में भी डेवलपमेंट कुछ कम नहीं हुआ है। पिछले 50 साल में जो इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ हम देख रहे हैं, चाहे वो सड़कों का हो, चाहे इमारतों का हो, चाहे जहाज़ों का हो, चाहे सर मेट्रो का हो, बहुत बड़ी मतलब बहुत वाज़ेह इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हुआ है। लेकिन हमारे मुल्क में इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के साथ पब्लिक ग्रोथ नहीं हुआ है। एक डिस्पैरिटी है डेवलपमेंट तरक्की में और अवामी जिंदगी में जो असर आ रहा है उस पे। ये बहुत बड़ा फर्क है। ईरान में डिफरेंस ये है कि जितना बड़ा डेवलपमेंट हुआ, उतना ही ज्यादा अवाम का ग्रोथ भी हुआ है। 8.5 करोड़ की पॉपुलेशन में बिलो पॉवर्टी लाइन कोई नहीं है। हम्म। ये एक बड़ी बात है कि आपने जितना डेवलपमेंट किया उतना ही अवाम को ग्रोथ का मौका भी मिला। और उसकी एक मिसाल यह है कि आप जब मार्केट्स में जाएंगे तो दुकानें हर किस्म के सामान से भरी पड़ी हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, टेलीविजन हो, वॉशिंग मशीन हो या माइक्रो ओवन्स हो, ये सारे उनके इंडिजिनस बनाए हुए या जो कोरियन कंपनीज के बनाए हुए दुकानों में मौजूद है। और न सिर्फ ये कि दुकानों में सामान मौजूद है, बल्कि ग्राहक भी मौजूद है। हम्म। इसका मतलब कुव्वत खरीद है। सा- सामान की कोई कमी नहीं है और खरीदार की कोई कमी नहीं है।
तो एक्चुअल ग्रोथ और एक्चुअल डेवलपमेंट ये होता है, जैसे हमारे मुल्क में सिर्फ 10% 140 करोड़ में 10% की कुव्वत खरीद है, उसी को दुनिया बहुत अहम समझती है। वहां 10% की कुव्वत खरीद नहीं है, वहां 100% के पास कुव्वत खरीद है। और अभी वो जो तेहरान में पिछले दिनों वो बना टावर, मीलाद टावर, यानी 450 मीटर ऊंचा मीलाद टावर है और 70 मीटर पर सेकंड उसकी लिफ्ट की रफ्तार है। यानी हम्म, 1 मिनट में 450 मीटर ऊपर लिफ्ट कर जाती है। ये हम्म, तो टेक्नोलॉजी है ना। जी जी। और उस मीलाद टावर पर सैलानियों की तादाद, इस वक़्त मैं वहाँ पहुँचा, हज़ारों की तादाद में थी। हज़ारों की तादाद में सैलानी तफरीह करने वाले लोग वहाँ मौजूद थे। तो अवाम भी खुशहाल हैं और इनकलाब के कामयाब होने की एक बड़ी वजह कि 50 साल उस इनकलाब के खिलाफ आवाज़ें नहीं उठतीं, वो यही है कि उस इनकलाब की वजह से लोगों के अंदर तरक्की आई है, वरना शाह के ज़माने में ईरान को लूटा गया था। पूरी तरीके से अवाम के पास वो कुव्वत खरीद शाह के ज़माने में नहीं थी जो आज है। तो हम्म, अब कोई भी कंपेयर करता है, यानी आप सड़क पे अवाम से भी बात कर लें, तो वो कहते हैं कि शाह के ज़माने और आज के ज़माने में ज़मीन-आसमान का फ़र्क है। आज हम मालदार हैं, शाह के ज़माने में मालदार नहीं थे। तो ये जो एक डिफरेंस है, ये उस उसूली इनकलाब की वजह से है, जो मज़हबी बुनियादों पर ज़रूर आया, लेकिन मज़हब को तरक्की के रास्ते में रुकावट नहीं बनने दिया। अब हम्म, एक सवाल मैं आपके पूछे बगैर मैं हम्म, एक बात कहना चाहता हूँ। जी, हिजाब को लेके अभी बहुत कंट्रोवर्सी ईरान की में अब वेस्टर्न मीडिया के ज़रिए हमने देखी। वो सब वेस्टर्न मीडिया का खेल था। हमने ये देखा कि ईरान का जो ऑफिशियल स्टैंड है, अब देखिए यहाँ पर इसरार मुल्क में, हमारे मुल्क में इसरार ये है कि हम हिजाब पहनना चाहते हैं। हम्म, ईरान से खबर ये मिली कि हम हिजाब नहीं पहनना चाहते जी, और वो एक इस्लामिक मुल्क है, मैं मुस्लिम मुल्क नहीं कह रहा हूँ, हम्म, इस्लामी मुल्क है। हम्म, तो ये जो हिजाब का मसला, एक तरफ मुसलमान कहे हाँ, एक तरफ मुसलमान कहे ना, हम्म, इसका मतलब ये मजहबी नहीं है, सियासी मसला है। जी, यहाँ भी सियासी मसला है, वहां भी सियासी मसला है, दोनों जगह सियासी मसला था। और ईरान की हुकूमत ने उसका ये उन्होंने ऑफिशियल स्टैंड नहीं बदला अपना। हम्म, ऑफिशियल स्टैंड वो जगह-जगह बोर्ड लगे हुए हैं कि हिजाब पहनना क्यों ज़रूरी है और उसमें उसूली दलाइल वो छोटे-छोटे से जुमलों में लिखे हैं, हिजाब पहनना क्यों ज़रूरी है। मुख्तलिफ जगहों पर बोर्ड लगे हुए हैं, पब्लिक प्लेसेस पर बोर्ड लगे हुए हैं उसके। लेकिन हिजाब पहने हुए ख़वातीन 10% भी दिखाई नहीं दी। हम्म, 90% जो ख़वातीन हैं, वो ट्रेडिशनल हिजाब नहीं पहनी थी जिसको बात करते हैं। लेकिन ड्रेस कोड बहुत ज़्यादा मॉडेस्ट था, कहीं किसी किस्म की 1% भी उरयानियत या बरहनगी लिबास में नहीं थी। हम्म, बहुत ही डिसेंट लिबास पहने हुए ख़वातीन बिना हिजाब और आज़ादाना सड़कों पर टहल रही थी। यानी जितने सड़क पर अगर 100 आदमी हैं, तो 60 औरतें दिखाई दे रही थी। जी जी, मुख्तलिफ कामों में मसरूफ़ हैं, हर किस्म के काम वो वहाँ अंजाम दे रही हैं, चाहे पायलट हों या मज़दूर हों, हर तरफ वो ख़वातीन दिखाई देती हैं, पूरा पार्टिसिपेशन है। बस जो सरकारी मुलाज़मतों में वो हिजाब को फ़ॉलो कर रही, बाकी नहीं। तो इस गवर्नमेंट ने ये किया कि हिजाब पे इसरार नहीं किया। हम्म, जितना बड़ा मूवमेंट हिजाब के नाम पर उठाने की कोशिश की गई थी, वो इससे फेल हो गया कि हिजाब को सरकार ने चश्मपोशी की और लोगों का ज़ाती मामला समझते हुए उस जानिब से नज़र फेर ली, हम्म, अपना ऑफिशियल स्टैंड चेंज किए बगैर। तो हम्म, वो एक मसला था, खत्म हो गया। अब उसको आप मीडिया चाहे जितना जोर से उठाए, लेकिन हमको सड़क पर कोई बेचैनी अवाम के बीच में इसको लेके जरा सी भी 1% भी दिखाई नहीं दी। तो इससे जाहिर हो रहा है कि जो हुकूमत ईरान की है, वो इतनी समझदार है कि वो अवामी मफादात और अवामी ख्वाहिशात का एहतराम करते हुए दीन पर अमल करवा रही है और हम्म, उसी के साथ ग्रोथ को जोड़ रखा है। और कामयाब इसलिए है कि अवाम को सहूलत हासिल है। हम्म, इनकलाब इसलिए कामयाब है कि अवामी सहूलियात बरकरार हैं और अवाम की तरक्की के लिए वो इनकलाब कामयाब कर रहा है। इसलिए जो लोग हिजाब की मुखालफत करने वाले भी रहे होंगे,
वो ये बात बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं कि हमने अगर सरकार को डिसलॉज करने की कोशिश की, तो ये भी अमेरिका की कॉलोनी बन सकता है। और इस खदशे के तहत, और ये कोई नहीं चाहता, ना मुखालिफ जो अपोजिशन के जो वहां पर मॉडरेट लोग हैं या जो क्लर्जी क्लास है, दोनों ये बात नहीं चाहते कि इनकलाब नाकाम हो। यानी अवाम चाहे हुकूमत का मुखालिफ हो, अपोजिशन वहां भी मौजूद है, चाहे हुकूमत के मुआफिक हो, ये कोई नहीं चाहता कि हुकूमत बदले और अमेरिका जैसे इस्तेमार को एक मौका मिले कि वो वहां कब्जा करके और लेबनान और लीबिया ईरान को बना दे। ये ईरान में कोई एक आदमी भी नहीं चाहता, चाहे वो लिबरल हो या वो रेडिकलाइज्ड या ऑर्थोडॉक्स हो, कोई भी नहीं चाहता। ये बड़ी खास बात है ईरान की। अच्छा, अब मैं थोड़ा-सा, ये तो आपने एक जनरल पिक्चर बता दी और हिजाब वाले मामले पर भी आपने बहुत ही क्लैरिटी के साथ बताया। मैं अपने दर्शकों को याद दिला दूँ कि पिछले साल सितंबर में महसा अमीनी की एक नाम की एक खातून, वो सही पर्दा, सही हिजाब ना होने की वजह से उनको पुलिस ले गई थी और वहाँ वो बीमार हुईं। कुछ लोगों का दावा है कि पुलिस ने उस पर ज़्यादती की, लेकिन 3 दिन के बाद इंतकाल हो गया था। उसके बाद वहाँ पर बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ और प्रोटेस्ट में ये डिमांड नहीं थी कि जो पुलिस वाले हैं उनको ज़िम्मेदार ठहराया जाए और उनको सज़ा दी जाए, बल्कि डिमांड ये थी कि ये हुकूमत ही खत्म हो जाए। तो वो एकदम एक्टिव हो जाते हैं हुकूमत के मुखालिफिन। अब मैं जो समझना चाहता हूँ, तस्लीम रहमानी साहब, आप जो गए थे वो आपके साथ कौन-कौन लोग थे? भारत से जो पत्रकार थे और किन-किन लोगों से आपकी वहाँ मुलाकात हुई? फिर मैं अगले हिस्से में आपसे मालूम करूँगा कि इंटरनेशनल उसमें ईरान अब कहाँ खड़ा है। वो बाद में पूछूँगा, पहले आप ये बताइए कि कौन-कौन लोग गए थे और किन-किन लोगों से आपकी वहाँ मुलाकात हुई? कहाँ-कहाँ आप गए? देखिए, हमारे साथ तो बहुत मुख्तसर से सिर्फ़ 4 लोग हम थे और बहुत ही सीनियर लोग थे। जॉन चेरियन का नाम सब जानते हैं, पहले द हिंदू में और अभी फ्रंट लाइन में भी वो लिखते हैं और बुज़ुर्ग हो गए हैं 75 जी, साल के, और एक उम्र गुज़री है उनकी दुनिया के दश्त की सयाही में। जी, तो जी, बहुत मशहूर एक सहाफ़ी हैं हमारे मुल्क के। कमर आगा स्ट्रैटेजिक एंड डिफेंस अफेयर्स के एक्सपर्ट जर्नलिस्ट माने जाते हैं इस मुल्क में, फ्रीलांसर हैं। जो टेलीविज़न पे अक्सर लोग कमर आगा को देखते हैं, वो थे डॉक्टर ज़फ़रुल इस्लाम खां, जो जी, मिल्ली गज़ट के यहाँ एडिटर रहे हैं, अभी भी मिल्ली गज़ट निकालते हैं। जी, इंडियन मुस्लिम्स का एनसाइक्लोपीडिया वो समझे जाते हैं, ईडी भी उनके यहाँ रेड कर कर चुकी है। इससे अंदाज़ा होता है कि किस कदर नेक इंसान वो जी, हैं, अगर ईडी ने उनके यहाँ रेड किया है तो शरीफ जी, आदमी रहे होंगे। और एक सबसे जूनियर मैं था उनमें, जी। और सबसे कम इल्म, सबसे अरे! कम तजुर्बे वाला आदमी मैं ही था। तो नहीं, हम आपने 4 लोग वहाँ। मुझे मुझे देखिए, मुझे मालूम है कि आप इससे पहले उस फ्लोटिला में भी गए थे जो तुर्की के रास्ते से गाज़ा गया था और उसके अलावा उस 2010 इला में। जी, और बहुत से उन इलाकों को आप नज़दीक से जानते हैं। तुर्की को आपने अच्छे से देखा है, सीरिया भी देखा, बहुत से मुल्क देखे। आपके अपने तजुर्बात हैं अपने। तो आपको वहाँ मुलाकात किन-किन लोगों की हुई? किन-किन लोगों से हुई? वहाँ बहुत अहम लोगों से हमारी मुलाकात हुई, जो मसलन ये कि वहाँ एक मरांडी ज़ैदी साहब हैं, जो प्रेसिडेंट ऑफ ईरान एंड प्राइम मिनिस्टर के साथ डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स पे उनके एडवाइज़र हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट आदमी हैं। वो 2 घंटे के लिए उनसे मुलाकात हमारी तय थी, लेकिन हम लोग 5 घंटे एक साथ रहे। हुँ, और इस कदर इंटेलिजेंट, मतलब मैंने चंद ही लोग, दुनिया में जाते ही आते रहते हैं, चंद ही लोग हैं जो इतना क्लियर विजन रखते हैं हर चीज के बारे में और पूरे इंटरनेशनल अफेयर्स पे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें उनके साथ हुई। मनुचेहर मोहम्मदी साहब, जो पहले फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं और डिफेंस मिनिस्टर भी ईरान के रहे हैं, अभी वो एडवाइजर हैं फॉरेन मिनिस्ट्री में वो भी। उनके, और वो यूनाइटेड स्टेट्स से पढ़े हुए आए हैं, शुरू से इनकलाब के साथ वाबस्ता रहे हैं, khomeini साहब के साथियों में रहे हैं, उनसे भी काफ़ी तवील एक मुलाकात हुई। वहाँ पर टेलीविज़न नेटवर्क जो है पूरा इंटरनेशनल मीडिया को कवर करने वाला नेटवर्क, उसके डिप्टी डायरेक्टर हुसैन सदर साहब से मुलाकात हुई, रादर वही मेज़बान भी थे। और इस तरह केहान, जो सबसे पुराना वहाँ का मीडिया हाउस है, अभी मुख्तलिफ जरीदे वो और टेलीविज़न और सोशल मीडिया पर भी है, उसके जो डायरेक्टर हैं हुसैन शरीयत मदारी साहब,
उनसे भी एक तफसीली मुलाकात हुई। तो इसी किस्म के लोगों से फिर मशहद में उनकी यूनिवर्सिटी देखने का और साइंस और टेक्नोलॉजी में जो रिसर्च वर्क हो रहा है, एम्ब्रियोज पे नई रिसर्च वो कर रहे हैं, और दूसरे हेल्थ के सेक्टर में उनकी रिसर्चेस, नई रिसर्चेस हो रही हैं जो पूरी दुनिया के काम आएंगी आगे। उस सब के यानी साइंस और टेक्नोलॉजी को भी देखा। और मैं तो थोड़ा सा शरीर इंसान हूँ, ब्लंटली कभी भी कुछ बोल देता हूँ, अनप्रेडिक्टेबल लोग मुझे कहते हैं। जब बहुत देर हो गई इनको, हमारे मरांडी साहब को, मरांडी हमारे यहाँ पर एक चीफ मिनिस्टर थे झारखंड में, उनका नाम भी मरांडी था। जी तो जी। हमने उनसे कहा भी कि आपको मालूम है इंडिया में भी एक मरांडी है? बोले हाँ, हाँ, मैं जानता हूँ मरांडी साहब को। तो मैंने कहा उनके जो कुछ खुसूसियात अलग से हैं, वो आप में नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। तो मैंने उनसे दरमियान में कहा, अच्छा मुझे सीधे से एक बात बता दीजिए, आप न्यूक्लियर बॉम्ब को कब डिक्लेयर कर रहे हैं? तो वो हँसे ज़ोर से। तो कहने लगे कि ये सवाल अक्सर लोग पूछते हैं, सारी दुनिया ये बात जानना चाहती है। लेकिन उनका उनका जवाब बड़ा दिलचस्प था। उन्होंने कहा कि देखिए, एज़ ए मैटर ऑफ पॉलिसी हम वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बनाने में यकीन नहीं रखते, और ये खुमैनी साहब का हुक्म है कि आप वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं बनाएँगे। इस वक्त और जो मौजूदा इसलिए लीडर अगर इस वक्त जो मौजूदा लीडर है आयतुल्लाह खामेनाई। जी, हाँ हाँ। अब वो उनका खुमैनी साहब कह गए थे, इसलिए मुझे लगा कि बीच में जरा कह जी, जी। दिया। जी तो अगर हमें ये ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन है कि हम वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं बनाएँगे, जो कि दूसरे मुल्क बनाते हैं, अमेरिका जैसे लोग बनाते हैं, और तो फिर हम में और उनमें कोई उसूली फ़र्क बाकी नहीं रहेगा। इसलिए वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन तो हमको नहीं बनाने। वो नहीं बनाने तो हमको एटम बॉम्ब भी नहीं बनाना। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमारी कोई कैपेबिलिटीज़ ना हो। मैं हम्म ये एतराफ़ करता हूँ कि हम एटॉमिकली कैपेबल नेशन हैं। हम्म ये उन्होंने कहा, और ये बड़ा स्ट्रैटेजिक सेंटेंस है, और मुझे हम्म बड़ा हँसी आई उसपे जो उन्होंने कहा कि एटॉमिकली कैपेबल नेशन है, वी आर अ कैपेबल नेशन, हम्म फिर हम बम नहीं बनाएँगे। हम्म ये बात उन्होंने कही, तो मैंने कई बार उनके इस जुमले को कोट किया कि यू आर एटॉमिकली कैपेबल, यानी हम्म, आप कभी भी बना सकते हैं। हाँ बोले हम पे लोग मारेंगे तो फिर हम बनाने को तैयार हैं। हाँ। ये एतराफ़ मेरा ख़्याल है कि बहुत ज़माने के बाद इस तरीके से किसी ने किया है, कि किसी ईरानी ऑफ़िशियल ने, कि वी जी आर ए कैपेबल नेशन। हाँ। तो ये बिल्कुल। कैपेबल अंडर इन्वर्टेड कॉमास रहेगा हमेशा, कि वी जी आर ए जी। कैपेबल नेशन। तो असल उन्होंने में कहा कि डिप्लोमेसी में जो अल्फाज का सिलेक्शन होता है वो बहुत ही मैटर करता है। और बेशक, मैं एक इंटरनेशनल अफेयर्स के स्टूडेंट के तौर पर मैं ये कह सकता हूं कि ये भी एक तरह का प्रेशर टैक्टिक का ही एक हिस्सा हो सकता है। तो वो बहरहाल मुझे याद है कि वहाँ के साइंसदानों की तरफ से, वहाँ की जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के जो ज़िम्मेदारान हैं, वो ये बात कह चुके हैं कि जब भी हमें हुक्म होगा, हम बहुत कम वक़्त में 90% तक एनरिचमेंट ले जा सकते हैं, यानी बम बनाने तक ले जा सकते हैं। लेकिन ये जो कैपेबल नेशन के तौर पे उन्होंने एतराफ़ किया, ये खुद अपने आप में एक बड़ा कदम है। जी। जी। तो ये ज़ाहिर करता है कि उन्होंने तैयारी करके तो रखी हुई है, और वो ज़ाहिर है कि वो भी ये बात जानते थे कि वो किन लोगों के सामने ये बात कह रहे हैं। जी, जी, वो जी। सारे इंटरनेशनल अफ़ेयर्स को कवर करने वाले जर्नलिस्ट वहाँ पे मौजूद थे, चारों के चारों। तीनों जी। तो थे ही, चौथा अगर हाँ, चौथे को तो लोग ये जानते हैं कि वो बोलता है तो बहुत बोलता है, खुल के बोलता है। मेरे बारे में भी उनको ये बात मालूम थी। तो ऐसे लोगों के सामने उनका ये एतराफ़ कि वी आर ए कैपेबल नेशन, तो ये एक बड़े मानी रखता है अपने आप में। इसके अलावा इंटरनेशनल अफ़ेयर्स पर भी बहुत ज़्यादा गुफ्तगू होती रही, और उनका ये मानना था कि, और ये बात मुझे याद आई कि यहाँ पर जो एक एम्बेसडर थे मिस्टर अंसारी, बहुत ज़माने पहले, उन्होंने कहा था कि खलीज फ़ारस एक ऐसी जगह है कि अब ईरान की मर्ज़ी के बगैर इस खित्ते में पत्ता भी नहीं हिल सकता। हुँ। तो उस एक हमारी ही मैंने ही एक इजलास ऑर्गेनाइज़ किया था, उसमें उन्होंने ये बात कही थी। आज ईरान उसी पोज़ीशन पे खड़ा है कि सऊदी अरब का जो मुआहिदा ईरान के साथ हुआ, हुँ, और हुँ। उस पर प्रेशर डालने के लिए अमेरिकी फॉरेन सेक्रेटरी वहाँ गए, सऊदी अरब। जो भी बातें उन्होंने वहाँ पर की, वो बहुत से और भी प्रेशर्स सऊदी अरब के ऊपर रहे कि वो ईरान के साथ ताल्लुकात ना करे। लेकिन उनके जाने के
एक हफ्ते के अंदर अंदर ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर भी सऊदी अरब पहुंच गए। जी जी। जब हम वहां पर पहुंचे हैं जिस दिन, उसी दिन ये ईरानी फॉरेन मिनिस्टर सऊदी अरब गए हाँ। और हम लोगों को बताया, कुछ जो साथी हमसे मिलने आए, उन्होंने कहा हमें जाना था फॉरेन मिनिस्टर के साथ, लेकिन आपके डेलीगेशन की वजह से हम लोगों ने अपना प्रोग्राम कैंसिल किया कि आपसे मुलाकात करनी है। जी जी। तो ये इस बात का सबूत था फॉरेन मिनिस्टर का वहां जाना कि उन्होंने अमेरिकी प्रेशर को एक्सेप्ट नहीं किया है सऊदी अरब ने, जी। और वो ईरान को बुला रहा है। अगर वो प्रेशर एक्सेप्ट किया होता अमेरिका का, तो वो ईरानी फॉरेन मिनिस्टर की विजिट को किसी भी बहाने से टाल हुँ, सकते थे, रिजेक्ट कर सकते। लेकिन उन्होंने टाला नहीं, इनवाइट किया और बात की सब हुँ, जगहों पर। इसी तरीके से अभी जो 5 अमेरिकी कैदियों को रिहा करने के एवज में $11 बिलियन रिलीज करना पड़ा है, जो ईरान का अपना सरमाया इराक में भी मौजूद है, जो बिजली उनको सप्लाई करते हैं, और जो अमेरिका ने कॉन्फिस्केट कर रखा है ईरानी सरमाए को, जो शाह के ज़माने से, उसमें से तकरीबन $11 बिलियन ईरान को मिलेगा। तो ये हुँ, बड़ी कामयाबी के तौर पर ईरान ने उसको देखा कि हमारी ये एक कामयाबी है। इराक को वो बिजली सप्लाई करते हैं और इराक के अक्सर जो इलेक्ट्रिसिटी है, वो ईरान से जा रही है। अब हुँ, आप देखिए कि इराक पे सैंक्शंस नहीं है, जो हुँ, ईरान पे हैं। लेकिन ईरान का बिजली का सेक्टर इतना एडवांस है कि पूरे इराक को बिजली सप्लाई करता है। 3 और वो पेमेंट नहीं कर पा रहे उस बिजली का, इराक के लोग। हुँ, हुँ, ये मुफ्त में बिजली सप्लाई किए जा रहे हैं इराक को, और इराक पेमेंट नहीं कर पा रहा। तो हुँ, 3 दिन के लिए जब बहुत ओवर ड्यू हो गया, तो इन्होंने बिजली बंद कर दी, हुँ, ईरान ने। तो वहाँ हाहाकार मच गया। ये बात जब ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई साहब को मालूम हुई, तो उन्होंने कहा कि भई देखिए, बिल चाहे जितनी देर में आए, लेकिन ह्यूमन नीड की बुनियाद पर, जो इंसानी ज़रूरत है, उस बुनियाद पर आपको बिजली बंद करने का कोई हक नहीं है, आप उनकी बिजली जारी कीजिए। तो हुँ, खamenei साहब के इंस्ट्रक्शन पर बिजली इराक के लिए फिर जारी की गई कि वहाँ के लोग परेशान हैं। उस हुँ, परेशानी को बिल सेकेंडरी है, लोगों की ज़रूरत पहली है, इसलिए उसको जारी की। उस बुनियाद पर उन्होंने फिर इराक के बगैर पैसे आए, वो किया। तो अब उस किसी मुआहदे के तहत इराक से कहा गया कि वो भी कुछ पैसा रिलीज़ करें वहाँ पर। तो ये जो चीज़ें हैं कि ईरान की जो तरक्की को बताती हैं, ये बहुत अहम है। भारत को लेके बहुत ओपन है, और जितने लोग से भी मुलाकात हुई, सबने सभी ने ये बात कही कि हमारे भारत के साथ बड़े देरीना ताल्लुकात हज़ारों साल के हैं और हम उनको टालेंगे नहीं, किसी भी सूरत में, और उसको नज़रअंदाज नहीं करेंगे। यानी ये हमारे मुल्क की खुशबख्ती है कि ईरान जैसी सरकारें भी, जो सैंक्शंस के बाद भी सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फ डिपेंडेंट हैं, इंडिजिनस हैं, वो स आज भी सही इंडिया के प्रति। सही मानों में आत्मनिर्भर हैं। मैं आरएसएस की वोकैब्युलरी जो जी, डेलिब्रेट जी, देना चाहती है, जी, मैं जी, जी, उसे, वो मेरी ज़बान पे अब तक चढ़ी नहीं है। ये आत्मनिर्भर जैसी और जी, ये सब चीज़ें, जी, जी, मेरी अपनी, मुझे अल्लाह ने एक ज़बान दी है, जो जी हाँ, मैंने अपनी माँ की कोख से जी, ली है, जी, तो जी, मैं बिल्कुल, उस पर कॉम्प्रोमाइज़ करता नहीं हूँ आम तौर सही, पे। मुश्किल सही। ही से निकलते हैं जी, 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 स्पेसिफिक अल्फाज़ मेरी ज़बान से। तो सेल्फ रिलायंट हैं, हाँ, खुद मुख्तार हैं, जी हाँ, और अपने ऊपर खुद इन्हसारी है उनकी, और ये एक अच्छी बात है। लेकिन भारत के साथ वो एक दोस्ताना मरासिम और हर किस्म के, और इस बात को बड़े एहतराम के साथ वो कंसीडर करते हैं कि भारत की अपनी मजबूरियां हैं सैंक्शंस की वजह से, कि वो खुल के हमें सपोर्ट नहीं करना चाहते। लेकिन उन्होंने कहा कि आज मैंने, जाहिर है मनु चहर साहब बहुत सीनियर पॉलिटिशियन है वहां के, मिनिस्टर भी रहे हैं और यूएस के प्रोडक्ट हैं, वहां से पढ़ के आए हैं और बड़ी अच्छी इंग्लिश बोलते हैं। तो उन्होंने जब बहुत लंबी बातें की, तो चाबहार का ज़िक्र उन्होंने किया। तो उन्होंने शिकायत के लहजे में कहा कि देखिए, भारत ना तो रिफ्यूज़ कर रहा है और ना उसको आगे बढ़ा रहा है। हालाँकि चाबहार एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है बंदरगाह का, जो बंदर अब्बास पोर्ट है ईरान का, वो इतना ज़्यादा प्री-ऑक्युपाइड है कि वहाँ पर 2-2 महीने, 3-3 महीने सामान के क्लीयरेंस में निकल जाते हैं। तो पूरे यूरोप के लिए जो माल जाता है, वो बंदर अब्बास से जाता है। उसको रिप्लेस करने के लिए चाबहार का एक पोर्ट बनाया जा रहा है।
उसको इंडिया को ऑफर किया है, तो भारत वो पोर्ट डेवलप करेगा। ये बात वो एक वायदा हुआ है बहुत। ये कांग्रेस के जमाने ही में हो गया था, 20 साल हो गए, लेकिन वो डेवलप नहीं हो पा रहा बिकॉज ऑफ दी सैंक्शंस। तो उन्होंने कहा कि ना तो मना कर रहे हैं और ना वो उसको प्रमोट कर रहे हैं, ना उस पे कोई पेशरफ्त हो रही है। तो फिर मैंने शरारत की। मैंने कहा तो ठीक है, वो अगर रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं और आपको इंतजार में बहुत ज़हमत हो रही है, तो आप रिजेक्ट कर दीजिए, आप कैंसल कर दीजिए, आप भी तो खुद मुख्तार हैं। तो वो हँसे बहुत ज़ोर से और कहने लगे कि मियाँ, हमें उम्मीदें हैं, हमने उम्मीद नहीं तोड़ी है। एक दिन ज़रूर आएगा अनकरीब, और बहुत जल्दी आने वाला है वो दिन, जब सब महसूस करेंगे कि चाबहार की अहमियत क्या है, और हमने वो भारत को दिया है। तो भारत जब तक रिफ्यूज़ नहीं करेगा, अखलाकी तौर पर हम रिफ्यूज़ नहीं करेंगे। वो चाहे जितना वक़्त लगाएँ उसको, हम कोशिश करते रहेंगे, लेकिन वो भारत ही के हक़ में ज़्यादा है। हमसे ज़्यादा भारत को फ़ायदा होगा चाबहार का, और वो पूरा ठीक भी है। अगर नक्शे को देखें तो बॉम्बे से सीधा चंद दिन की मसाफत पे चाबहार आ जाता है, ईरान का पोर्ट, जिसमें पाकिस्तान बीच में नहीं आता है। जी, जो तापी का आपको याद होगा, वो ताजिकिस्तान, ताकि अफ़गानिस्तान, हाँ। पाकिस्तान, इंडिया की पाइपलाइन का एक चला था कि वहाँ से गैस आएगी, तो वो पूरा का पूरा ज़्यादा हिस्सा उसका पाकिस्तान से होके गुज़रता था। इसलिए इंडिया ने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। ठीक भी है, पाकिस्तान में मखदूर थी वो पाइपलाइन, कभी भी उसके साथ कुछ किया जा सकता था। तो लेकिन ये चाबहार बॉम्बे से सीधा पहुँच जाता है चंद दिन में, बॉम्बे से चाबहार हमारा माल, और वहाँ से पूरे के पूरे सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में वो पहुँचता है, और वहाँ से फिर यूरोप तक का रास्ता खुलता है। तो एक एक इम्पोर्टेंस तो है उसकी, हमारे देश की मुनासबत से, लेकिन सैंक्शंस की वजह से इसका इतराफ़ अनऑफिशियली हमारे पॉलिटिशियंस ने और गवर्नमेंट के लोगों ने भी कहा है कि भई हम ये सैंक्शंस की मजबूरी है, और वो भी समझते हैं इस बात को कि सैंक्शन की मजबूरी है। लेकिन अब ये वक़्त आ गया है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट डायलॉग में एक बात आई जिसे समझना बहुत ही ज़रूरी है, वो है डी-डॉलराइज़ेशन, हुँ, डॉलर की अहमियत को खत्म करना। ये ईरान भी चाहता है, और ज़ाहिर है ईरान तो चाहेगा कि अमेरिका के सैंक्शन हो, शैतान-ए-बुज़ुर्ग कहता है, उनकी करेंसी डाउन हो, वो चाहेगा। लेकिन ईरान के अलावा बहुत सारे एशियाई ममालिक ने अब आके ईरान की उसी लाइन को टो किया है कि वो डी-डॉलराइज़ेशन की तरफ इक़दामात किए हैं। मसलन भारत ने अब पहले रूस के साथ में लोकल करेंसी में येन में कारोबार किया, डॉलर को नज़रअंदाज करके, और अब यूएई के साथ जो हमारा मुआहिदा हुआ कि हम इंडियन रूपी में ट्रेड करेंगे, डॉलर में ट्रेड नहीं करेंगे, गल्फ के साथ, और पर्टिकुलरली दुबई सबसे बड़ी मंडी है दुनिया की। तो दुबई के साथ अगर इंडिया का ट्रेड रुपए में हो रहा है, तो डॉलर तो गया हवा में। हुँ, तो ये जो डी-डॉलराइज़ेशन का प्रोसेस है, इसकी बहुत तारीफ़ की ईरानी हुक्काम ने हमारे मुल्क के इस स्टेप की कि हमने रुपए में ट्रेड शुरू किया है, लोकल करेंसीज़ को, इसको बहुत ही ज़्यादा एप्रिशिएट ईरान की लीडरशिप ने किया, और ईरान भारत का उसके लिए शुक्रिया भी उन्होंने अदा किया कि, और अब जो बाकी के ममालिक हैं, जो तेज़ी से, यानी एशियन ब्लॉक जो ताकत हासिल कर रहा है, जिसका ख्वाब ईरान ने देखा था। यानी ईरानी इन्कलाब के फ़ौरन बाद जो रशियन कोलैप्स हुआ, तो ईरान की अहमियत वहाँ से वाज़ेह होती है कि रशियन कोलैप्स ईरान के इन्कलाब के फ़ौरन बाद आया, और नए ममालिक बने, और अब जो उनके चाइना के साथ अच्छे ताल्लुकात होते जा रहे हैं, रशिया के साथ उनके ताल्लुकात होते जा रहे हैं, फिर उसके नतीजे में अपने रहमानी साहब, मैं अगले सवाल पे आने से पहले मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि इंटरव्यू तकरीबन आधा घंटे का हो चुका है, 30 मिनट का, लेकिन अभी बहुत ही अहम बात मालूम करनी है, खास तौर पर इजराइल वाले मामले में क्या कुछ हो रहा है, रेजिस्टेंस फोर्सेस के बारे में क्या हो रहा है। उस सवाल पर जाने से पहले मैं अपने दर्शकों को याद दिला दूं कि अमेरिका के दबाव में भारत ने ईरान, पाकिस्तान, इंडिया गैस पाइपलाइन से पीछे कदम उठाए थे, और उसके बाद एक मौका वो भी आया जब भारत ने ईरान से तेल लेना बंद किया अमेरिका की दबाव की वजह से, और उससे हमारे देश का अरबों डॉलर का नुकसान हुआ है। अगर सस्ता गैस गुजरात तक, राजस्थान तक पहुंच जाता तो हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज बहुत बढ़ती और सस्ता गैस आता। जो बड़ी ताकतें हैं वो मुल्कों की तरक्कियां रोक करके अपने
सियासी फायदे उठाने की कोशिश करती हैं। अब मैं समझना एक दूसरी बात, जो डी डॉलराइजेशन की बात आपने कही, वो इस वक्त ब्रिक्स में बहुत ही अहम मुद्दा बना हुआ है और बहुत से मुल्क, रूस, ईरान, चीन और बहुत से मुल्क डॉलर को धक्का देने की तैयारी कर रहे हैं और वो उससे बचना चाह रहे हैं। भारत भी उसमें शामिल है। अब मैं जानना चाहता हूं रहमानी साहब, जो इंटरनेशनल सिनेरियो है, आपने ईरान और सऊदी अरब के बीच के ताल्लुकात के बारे में बताया कि सऊदी अरब अब अमेरिका के दबाव में आए बगैर ईरान के साथ आगे बढ़ रहा है। अब जो इस पूरे इलाके में जो तब्दीलियां आ रही हैं, जिसमें यमन भी है और सीरिया में पहले एक तब्दीली इस तरह से आ चुकी, और इराक, जिसको अमेरिका ने यह सोच करके सद्दाम हुसैन की हुकूमत गिराई थी कि उनकी पसंद की हुकूमत आएगी और उनके लिए काम करेगी। अब इराक ईरान का बेहतरीन ऐसा दोस्त है, जैसे कभी मिसाल दी जाती थी अमेरिका और कनाडा की। इस तरह के हालात बदलते हुए हैं और रेजिस्टेंस ताकतें, खासतौर पर जो फिलिस्तीन के कब्जे, फिलिस्तीन पर इजरायली कब्जे के खिलाफ लड़ रही हैं, चाहे वो हमास, जिहाद इस्लामी, या लेबनान का हिजबुल्ला, या यमन के हूथी, ये सब जो ताकतें मजबूत हो रही हैं, इस पूरे सिनेरियो के तब्दील करने में ईरान का कितना रोल है? नहीं, जाहिर है कि इसमें ईरान का तो एक खासा बड़ा हिस्सा है। सऊदी अरब के साथ उनका हाथ मिला लेना, हालांकि मसलकी बुनियादों पर दोनों एक दूसरे की जिद हैं, लेकिन स्ट्रेटेजिक अफेयर्स में और फॉरेन अफेयर्स में और उस रीजन में दोनों बड़ी फोर्सेस हैं। सऊदी अरब भी एक एक फोर्स है, बहरहाल, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो ऐसे में जो देखिए, ब्रॉडली अगर तस्वीर को देखें तो मगरिब तेजी के साथ कमजोर हो रहा है। अमेरिका की हेजुमनी तेजी के साथ नीचे गिर रही है और एशिया बहुत तेजी के साथ एक दूसरे के करीब आ रहा है। तो और एशिया जब हम कहते हैं तो वो पूरा एशिया होता है, यानी वेस्ट एशिया भी और साउथ एशिया भी, ये सब सारे पूरा एशियन ब्लॉक। और इसको लेके मैंने एक बात वहां कही कि हम जितना ब्रिक्स पे जोर दे रहे हैं, अगर हमारे पास जो नॉन अलाइन्ड मूवमेंट की फोर्स है, जो पहले से रही है, अगर आज हम उसको क्यों प्रमोट नहीं करना चाहते? हमको चाहिए, और ईरान से भी हमने कहा कि आप नॉन अलाइन्ड मूवमेंट को रिवाइटलाइज करें और उसको रिजुविनेट करके उसको खड़ा करें। इस वक्त उसकी जरूरत है, क्योंकि नॉन अलाइन्ड मूवमेंट में ज्यादातर जो ममालिक हैं वो ईस्ट के एशियाई ममालिक हैं और अफ्रीकी ममालिक हैं। तो अफ्रीका और एशिया का ये मुश्तरका ब्लॉक अगर खड़ा होता है तो जाहिर है कि ये यूरोप उसे पसंद नहीं करेगा। तो मुझे उन्होंने कहा कि ये शुरुआत अगर इंडिया करेगा तो ज्यादा कामयाब होगी। नॉन हम्म, अलाइन्ड मूवमेंट को खड़ा करने की शुरुआत अगर इंडिया करता है तो ज्यादा कामयाब होगी और हम उसके साथ खड़े होंगे, हम्म, नॉन अलाइन्ड मूवमेंट के साथ। तो ये एक डिफरेंस है। और ब्रिक्स में भी अभी देखिए, ब्रिक्स बहुत, उसमें बहुत से ममालिक शामिल नहीं है। ब्रिक्स में चंद ही ममालिक शामिल है। एक ब्लॉक है जो आज भी ब्राजील में बैठा हुआ उसकी हम्म, बात कर रहा है। तो ब्रिक्स उतना इफेक्टिव नहीं होगा जितना नॉन अलाइन्ड मूवमेंट हो सकता है, अगर हमारी जानिब से हमारी सरकार, ये बात सही है कि अगर इंडिया उसको आज खड़ा करने की कोशिश करे तो पूरा एशिया के साथ अफ्रीका का ब्लॉक भी खड़ा हो जाएगा एक साथ मिलके, और यूरोप बहुत कमजोर उससे होगा। डी डॉलराइजेशन का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस से पूरी दुनिया, पूरी जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनकी इकोनॉमी को बहुत फायदा होगा। और अमेरिका के पास, मैं ये मानता हूं, देखिए मेरा जुमला सख्त हो सकता है लेकिन उसको नाप के आप देख लीजिए, अमेरिका के पास अपना कुछ नहीं है। सिर्फ डॉलर को हथियार बना के, एक वीपन है डॉलर, और उसके जरिए सारी दुनिया को लूटा जा रहा है। यानी आप अपनी प्रेस में एक डॉलर के नाम का एक नोट छाप दें कागज के टुकड़े पे, और भारत को 80 रुपए का, 85 रुपए का बेच दीजिए आप उसको। ये हम्म, आपने कागज का टुकड़ा 85 रुपए का बेच रहे हैं। ये हम्म, एक बड़ा मसला है। गोल्ड को आपने बहैसियत बेसिक जो बार्टर सिस्टम में करेंसी है, उसको आप नजरअंदाज कर रहे हैं। अब हम्म, गोल्ड की वो हैसियत नहीं रही करेंसी में, सिर्फ अमेरिका की वजह से। तो अमेरिका सिर्फ डॉलर की वजह से जिंदा है, हम्म, और बाकी तो छीन झपट है। गुंडागर्दी के ज़रिए माल छीनना है, लोगों का माल लूटा है। अभी देखिए, जैसे आपने फरमाया कि हम सस्ता तेल हमको ईरान से मिल रहा है, हम नहीं खरीद सकते।
अमेरिका के डॉलर की वजह से, अमेरिका हम्म। हेजमनी की वजह से। तो हमको नुकसान किसकी वजह से हो रहा है? अमेरिका की वजह से हो रहा है। तो सारी दुनिया को इस किस्म के नुकसानात अमेरिका की वजह से हो रहे हैं। तो जिस दिन डी-डॉलराइजेशन कंप्लीट हो गया, एशिया में कम से कम, आप ज और यूरोप भी नहीं चाहता डॉलर, इसीलिए उन्होंने यूरो क्रिएट की थी अपनी करेंसी, जिसे डाउन किया। तो डॉलर जिस दिन डाउन हो जाएगा, मैं यकीन से कह सकता हूं कि अमेरिका उस दिन गिर जाएगा। वो तनहा हथियार है अमेरिका के पास, दुनिया को सुकून मिल जाएगा। इज़राइल भी अगर आज इतना खड़ा हुआ बोलता है, वो दिखाई देता है, कोई ऐसा नहीं है कि बड़ी लंबी-चौड़ी टेक्नोलॉजी उनके पास है या बड़े नाकाबिले तस्लीर किस्म के लोग हैं। उनके एग्रीकल्चर सेक्टर को बहुत कहा जाता है, बगैर पानी के वो घास उगा लेते हैं और वो खेती कर लेते हैं। ईरान में जाके देखिए, ईरान में सारे सूखे पहाड़ हैं, बेयर हिल्स है, ऊपर से देखिए घास का एक तिनका उगता हुआ दिखाई नहीं देता। उसी पानी के बगैर उन्होंने भी तो खेती कर रखी है। तो आप इज़राइल को काहे को खाली उसकी टेक्नोलॉजी को एप्रिशिएट किए जा रहे हैं। तो जिस दिन डी-डॉलराइजेशन कंप्लीट हो जाएगा, अमेरिका गिर जाएगा। और एशिया के पास ही सारे रिसोर्सेज हैं, ह्यूमन रिसोर्स भी है, मिनरल रिसोर्स भी है, वाटर रिसोर्स भी है, एनवायरमेंटल रिसोर्स भी है, सारे एशिया के पास है। तो हम किसी से कमजोर नहीं, ताकतवर है। हमारी बुनियाद पे पैरासाइट बन के अमेरिका जैसे लोग खड़े हुए हैं। मैं सारे यूरोप को इसलिए नहीं कहता कि वहां भी इंसान बसते हैं, वहां भी शरीफ लोग रहते हैं, लेकिन सरकारों की जो हेजेमनी है, जालिमाना एटीट्यूड है, महाजनों के तरह का एटीट्यूड है, उसने दुनिया को, सारी दुनिया को परेशान किया हुआ है, सिर्फ एक खित्ते को नहीं। तो ये इसलिए ये हम समझते ये हैं कि बहुत ये बहुत अहम मगरिब बात है। कमजोर हो रहा है, एशिया ताकतवर हो रहा है। एशिया ताकतवर हो रहा है। देखिए, मुझे एक बात याद आ गई, 98 में मैं अमेरिका की हुकूमत के इनविटेशन पर ही फॉरेन जो उनका डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट है, उसके इनविटेशन पर मैं गया। तो बहुत सी जाती मुलाकातें भी हुई लोगों से। तो एक साहब ने मुझसे पूछा, शिकागो में आपको अमेरिका कैसा लगा? मैंने कहा अच्छा है क्या? तो वो शायद ज्यादा तारीफ सुनना चाह रहे थे। तो मैंने कहा देखिए, आपके यहाँ हालात अच्छे इसलिए हैं कि आपके यहाँ दो चीजें हैं। एक तो कुंवारी जमीन है, कितने दिन है, 100-150 साल की तारीख है आपकी। और आपका इंटरनेशनल डाकू प्रेसिडेंट होता, हुकूमत पूरी दुनिया से लूट करके लाता है। तो फिर आपको किस चीज की कमी रहेगी? ये हो सकता है मैंने उस वक्त एक जनरल बात कही हो, लेकिन अब भी मुल्कों में जंगें कराना, हथियार बेचना, हुकूमतों पर कब्जा करके अपने मर्जी के फैसले कराना, और जंगों के नतीजे में लोग जो माइग्रेट होकर के जाते हैं, उनको सस्ते मजदूरों के तौर पर अपने यहां रखना। यानी आपने नेचुरल रिसोर्सेज भी लूट ली, ह्यूमन रिसोर्स भी लूट ली, और उन मुल्कों को भूखा नंगा छोड़ दिया। ऐसा बहुत से मुल्कों के साथ हुआ है। इराक के लोग, मैं बहुत बार गया हूं, इराक के लोग ये कहते थे कि हमारे यहाँ जो ये तेल है, शायद यही हमारा दुश्मन बना हुआ है। दुनिया की ताकतें यहाँ आकर के लड़ती हैं और हमें तबाह करके चले जाती हैं। ये है बड़ी मुल्कों की ताकतों का खेल। बहुत बहुत शुक्रिया तस्लीम रहमानी साहब, आपसे बात हुई। और दुनिया को अच्छी तरह से समझना चाहिए, लॉजिकल तरीके से। भारत के बारे में एक बात मेरे जहन में आ रही थी, सोचा कि मैं जिक्र कर दूं। भारत की फॉरेन पॉलिसी में बहुत ही मुस्बत तब्दीली आ रही हैं, नो डाउट। सईद नकवी और बहुत से लोग हमारे चैनल पर भी बताते हैं। लेकिन एक जर्नलिस्ट का बड़ा दिलचस्प कमेंट है, उस पर भी गौर किया जा सकता है। कमेंट यह है कि भारत की फॉरेन पॉलिसी बड़ी दिलचस्प यह है कि एक तरफ वो G20 का हिस्सा है, जो चीन के बल्कि क्वाड का हिस्सा है, जो चीन के खिलाफ तैयार हुआ है। एक तरफ वो ब्रिक्स का हिस्सा है, जो चीन के साथ खड़ा हुआ है। तो ये जो डुअलनेस है, शायद ये जरूरत हो मुल्क की, लेकिन ये क्लैरिटी दुनिया के सामने आनी चाहिए। उसी क्लैरिटी का इंतजार शायद ईरान भी कर रहा है कि कोई वक्त आएगा, ईरान इलाकाई मुल्कों के साथ, भारत इलाकाई मुल्कों के साथ चलेगा, और ईरान के साथ भी बहुत कुछ आगे मिलकर के बहुत से काम किए जा सकते हैं। ये एक मिसाल है चाबहार। चाबहार से अगर कारोबार होगा, हमें बहुत बड़ा फायदा होगा। सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान तक तो हम उस रास्ते से जाते ही हैं। सेंट्रल एशिया, यूरोप, रूस, सब मुल्कों तक हम सड़क के रास्ते कनेक्ट हो जाएंगे। वो आगे बढ़े और दबाव ना रहे, जिस तरह से सऊदी अरब ने दबाव का इनकार करके ईरान के साथ बढ़ा है। शायद भारत भी, शायद वो फैसले कुछ बदल सके, आने वाला वक्त बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तस्लीम रहमानी साहब। हुकूमतों को फैसले वही करने चाहिए जो अपने लोगों के फायदे में हो, ना कि
गैर मुल्की ताकतों के इशारे पर। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।